नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जीके सीरीज में कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी ठीक होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आने वाले एचएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं बहुत ही शानदार एक हरियाणा जीके का डिस्ट्रिक्ट आपके सामने लेके आया हूं। बड़े ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल शांत भाव से पढ़ेंगे, बिना किसी बकवास बाजी के पढ़ेंगे। आप मेरी वीडियो पर अंत तक बने रहना और वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप लास्ट तक जरूर देखना। शेयर करना ना करना, लाइक करना, कमेंट करना ना करना ना करना, हाँ करना है या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, कहने से कोई कुछ करता भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम हरियाणा का एक बहुत ही ज़बरदस्त डिस्ट्रिक्ट लेके आए हैं जो आपको एचएसएससी के एग्जाम्स में, एचटेट के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो प्यारे साथियों, आज हम जिक्र करेंगे हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा का सबसे पूर्वी दिशा में स्थित जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम यमुनानगर है। तो आज दोस्तों हम हरियाणा के यमुनानगर जिले के बारे में पढ़ेंगे और यमुनानगर से रिलेटेड जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो पर दोस्तों अंत तक जरूर बने रहना। तो अपने पास में दोस्तों आज नाम आता है यमुनानगर। यमुनानगर के बारे में पढ़ेंगे। यमुनानगर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हरियाणा जीके के वो आज हम सीखेंगे। दोस्तों यमुनानगर का जिक्र करें तो यमुनानगर कब बना था? 1 नवंबर 1989 में अपने पास में एक डिस्ट्रिक्ट बना था जिसका नाम यमुनानगर था। 1 नवंबर 1989 में अपने पास में सिर्फ यमुनानगर ही नहीं बना। इस समय दोस्तों अपने पास में हरियाणा के अंदर 4 जिले बने थे। एक यमुनानगर, एक पानीपत, एक कैथल और एक रेवाड़ी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी 1 नवंबर 1989 के अंदर बने थे। और यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1989 में बने थे। यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण, यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण, यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण दोस्तों इसका नाम क्या पड़ा है? तो आप बताएंगे यमुनानगर। यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? तो आप बताएंगे यमुनानगर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण नाम पड़ा है यमुनानगर। पुराना नाम का जिक्र करें कि यमुनानगर का पुराना नाम क्या है, तो दोस्तों आप बता देना यमुनानगर का जो पुराना नाम है उसमें अपने पास में नाम आता है अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर ये यमुनानगर का पुराना नाम है। यहाँ पर एक अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट भी थी। टिम्बर मार्केट है, आज भी है, लकड़ियों की मार्केट, अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट कहाँ है तो आप बताएंगे यमुनानगर में। और आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि न्यूवुड टिम्बर मार्केट, आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि न्यूवुड टिम्बर मार्केट है, ये न्यूवुड टिम्बर मार्केट कहाँ है, तो दोस्तों आप बताएंगे फतेहाबाद में। न्यूवुड टिम्बर मार्केट है, ये कहाँ है, तो आप बताएंगे फतेहाबाद में। और अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट है, ये टिम्बर मार्केट दोस्तों कहाँ है, तो आप बताएंगे साथियों यमुनानगर में। यमुनानगर जो 1 नवंबर 1989 में बना था, यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी, ये 4 जिले एक साथ बने थे। अपने 4 जिले यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, तो आप बताएंगे यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा है। पुराना नाम का जिक्र करें तो इसका पुराना नाम अब्दुल्लापुर है। और यहाँ पर एक टिम्बर मार्केट भी है, लकड़ियों की मार्केट भी है। उस लकड़ियों की मार्केट को दोस्तों अपन किस नाम से जानते हैं? अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। यदि इसका उपनाम पूछे, उपनाम अंबाला का क्या है, सॉरी इसका यमुनानगर का उपनाम क्या है, तो उपनाम यदि पूछा जाए तो यमुनानगर का उपनाम एक अपने पास में नाम आता है पेपर सिटी। एक अपने पास में यमुनानगर का उपनाम आता है दोस्तों शुगर सिटी। शुगर सिटी में यमुनानगर के अलावा रोहतक और पलवल भी शामिल है। और एक अपने पास में दोस्तों इसका उपनाम क्या आता है, तो दोस्तों आप बता देना मछियारों का स्वर्ग। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मछियारों के स्वर्ग के नाम से, मछियारों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे यमुनानगर को। शुगर सिटी के नाम से किसे जानते हैं? यमुनानगर को। पेपर सिटी के नाम से भी किसे जानते हैं दोस्तों, तो आप बता देना यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप क्लियर रखिएगा। बहुत एक कॉल आ गया था जिसके कारण बंद करना पड़ गया था, कोई बात नहीं। पेपर सिटी, शुगर सिटी और मछियारों के स्वर्ग के नाम से भी दोस्तों किसे जानते हैं? यमुनानगर को जानते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद में यदि हम क्षेत्रफल देखें तो आप बताएंगे क्षेत्रफल है 1768 वर्ग किलोमीटर। प्यारे दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। यमुनानगर का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल यमुनानगर का कितना है, तो आप बताएंगे 1768 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
यमुनानगर का दोस्तों लिंगानुपात देखें, लिंगानुपात कितना है तो यमुनानगर का लिंगानुपात सेक्स रेशियो 877 है, 877 इसका लिंगानुपात है। और यमुनानगर का दोस्तों जन घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, जन घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी इसका देखें तो दोस्तों कितना है तो आप बताएंगे 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्यारे दोस्तों यमुनानगर की यदि साक्षरता दर देखें, लिटरेसी रेट देखें कि यमुनानगर की साक्षरता दर क्या है, तो यमुनानगर की जो साक्षरता दर है वो 77.99% इसकी साक्षरता दर है। बहुत शानदार प्रश्न है, यहां तक सभी पॉइंट आपको क्लियर आए होंगे समझ में। कोई पॉइंट यदि रह भी जाता है, कोई पॉइंट समझने में दिक्कत होती है आपको, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो जो भी पॉइंट में किसी प्रकार का आपको दिक्कत लगे उसका आप मेरे को बताइए, मैं आपका सभी का रिप्लाई करूंगा। बहुत शानदार तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन यमुनानगर के बारे में जान रहे हैं, अपन यमुनानगर के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अपने पास में नाम आता है यमुनानगर में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप बताएंगे यमुनानगर में 4 सीट है विधानसभा की। एक अपने पास में नाम आता है एक विधानसभा की सीट जिसमें नाम आता है यमुनानगर, एक विधानसभा की सीट जिसमें दोस्तों नाम आता है अपने पास में जगाधरी। एक यमुनानगर, एक जगाधरी, एक अपने पास में दोस्तों नाम आता है राडौर, और एक विधानसभा की सीट है अपने पास में सढौरा। और यमुनानगर की जो एससी की रिजर्व सीट है, यमुनानगर की जो एससी की रिजर्व सीट है, उस एससी रिजर्व सीट का नाम क्या है? सढौरा। ध्यान रखिएगा यमुनानगर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, ध्यान रखें, जिसमें एक सीट यमुनानगर है, एक जगाधरी है, एक राडौर है और एक विधानसभा की सीट सढौरा। एससी की रिजर्व सीट का जिक्र किया जाए तो दोस्तों अपने पास में यमुनानगर के अंदर सढौरा एससी की रिजर्व सीट है। अब हम दोस्तों उन प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो जो यमुनानगर से रिलेटेड हैं और जो डेट से रिलेटेड है, तारीखों से रिलेटेड है, उन प्रश्नों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे साथियों अपने पास में जो क्वेश्चन आएगा वो 1818 का आएगा, 1818 का। 1818 में दोस्तों यमुनानगर के अंदर एक छछरौली स्थान पड़ता है, छछरौली, और इस छछरौली का विद्रोह होता है। छछरौली के विद्रोह का जिक्र किया जाए ना, छछरौली के विद्रोह का, तो दोस्तों छछरौली का विद्रोह है, ये छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था। और छछरौली का विद्रोह दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आप बता देना, जोधा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा छछरौली का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जोधा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ की रानी को अयोग्य करार दिया गया था और अंग्रेजों के साथ में मिलकर जोधा सिंह ने यहाँ पर भाई साहब बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों के साथ में मिलकर जोधा सिंह ने छछरौली के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि छछरौली का विद्रोह कब हुआ? 1818 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बता देना, जोधा सिंह के नेतृत्व में हुआ। लेकिन इसी 1818 में प्यारे दोस्तों एक रानिया का विद्रोह भी हुआ था, रानिया का विद्रोह। और ये जो रानिया का विद्रोह है, रानिया जो स्थान पड़ता है ये सिरसा में पड़ता है। और रानिया का विद्रोह कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बता देना, रानिया का विद्रोह नवाब जाबित खां के नेतृत्व में हुआ था। नवाब जाबित खान अथवा खां के नेतृत्व में रानिया का विद्रोह हुआ था। लेकिन दोस्तों अपने पास में जिक्र छछरौली का आया है, तो आप ध्यान रखिएगा हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा छछरौली में होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी मानसिनराम में होती है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मानसिनराम चेरापूंजी में, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मानसिनराम चेरापूंजी में होती है। और ध्यान रखिएगा उस चेरापूंजी की तुलना हमने हरियाणा की छछरौली के साथ में कर रखी है। मतलब हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा छछरौली में, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी में, जिसके कारण हरियाणा की चेरापूंजी किसे कहते हैं? छछरौली को कहते हैं। ध्यान रखिएगा हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से, हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से किसे जानते हैं? तो हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से छछरौली को जानते हैं। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? जोधा सिंह के नेतृत्व में। छछरौली के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जिसके कारण दोस्तों इसे हम हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से भी जानते हैं। छछरौली को चेरापूंजी भी कहा जाता है, चेरापूंजी ऑफ हरियाणा के नाम से। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सी दिशा में होती है? आपसे यदि क्वेश्चन पूछे तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा दोस्तों उत्तर पूर्वी दिशा में होती है, उत्तर पूर्वी दिशा में।
हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो प्यारे साथियों, एचएसएससी के अनुसार यदि पूछे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा अंबाला जिले के अंदर होती है। अंबाला जिले के अंदर। सारे पॉइंट क्लियर है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। छछरौली, हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा एचएसएससी के अनुसार कौन से जिले में होती है? तो आप बताएंगे साथियों, अंबाला जिले के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में नाम आता है 1828 का। और 1828 में दोस्तों इंदिरा कौर की मृत्यु के बाद राठौर को इंदिरा कौर की मृत्यु के बाद राठौर को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसे हमने पीछे अंबाला के बारे में बताया था कि अंबाला को जो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में जोड़ा गया था, अंबाला को ईस्ट इंडिया कंपनी में कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों अंबाला को ईस्ट इंडिया कंपनी में जोड़ा गया था, वो डेट क्या है? तो 1824 में। लेकिन राठौर जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है, इस राठौर को दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में इंदिरा कौर की मृत्यु के बाद 1828 में मिलाया गया है। आपने पढ़ा होगा कि 1828 में ही राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की शुरुआत भी की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की शुरुआत 1828 में ही की थी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इंदिरा कौर ये किसकी पत्नी थी? तो एक राजा हुआ करते थे, उस राजा का नाम था दला सिंह। राजा दला सिंह की जो पत्नी है ना, राजा दला सिंह की पत्नी है इंदिरा कौर। इसकी मृत्यु के बाद अंबाला को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया गया था। ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। यहां तक किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में, आपके दिल में नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके दिल और दिमाग में ना रहे। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन अपने पास में आता है, बहुत ही शानदार प्रश्न। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों 1879 का, 1879 का, 1879 का। 1879 में दोस्तों हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध नहर जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुरानी, हरियाणा की सबसे पुरानी व प्रसिद्ध नहर, जो प्रसिद्ध नहर है ना, हरियाणा की सबसे पुरानी व प्रसिद्ध नहर है जिसका नाम क्या है दोस्तों? पश्चिमी यमुना नहर। ये 1879 में निकाली गई थी। लेकिन ये कहाँ से निकाली गई थी? तो ताजेवाला बांध से, ताजेवाला डैम से निकाली गई थी, ताजेवाला बांध से निकाली गई थी। और ताजेवाला बांध दोस्तों कहाँ है? तो आप बता देना, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। बहुत जबरदस्त पढ़ रहे हो, बहुत शानदार भाई। हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध नहर, हरियाणा की सबसे फेमस व प्रसिद्ध नहर जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे पश्चिमी यमुना नहर। और ये पश्चिमी यमुना नहर 1879 में निकाली गई थी। और कहाँ से निकाली गई थी दोस्तों? तो आप बता देना, ताजेवाला यमुनानगर से ये नहर निकाली गई थी। 1879 में विश्व की पहली गौशाला भी खुली थी। विश्व की पहली गौशाला 1879 में ही खुली थी। और विश्व की पहली गौशाला जिसका नाम क्या था? जो किसके प्रयासों से खुली थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से। जो कहां खोली गई थी? तो दोस्तों आप बताएंगे, जो रेवाड़ी के अंदर खोली गई थी। रेवाड़ी में कब खोली गई थी? 1879 के अंदर ही खोली गई थी। क्लियर है ना। उसके बाद में दोस्तों अपन नाम आता है अपने पास में 1929 का। 1929 में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, 1929 में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में एक बिल्ट पेपर मिल बनाई जाती है। बिल्ट पेपर मिल का जिक्र किया जाए तो प्यारे साथियों आप ध्यान रखिएगा, बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर जो जिले में बनाई गई थी, वो बिल्ट पेपर मिल 1929 में बनाई गई थी। बिल्ट से आप क्या समझते हो? बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड। बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से जो पेपर मिल बनी थी यमुनानगर में, वो कब बनी थी? तो आप बताएंगे वो पेपर मिल बनी थी, ध्यान रखिएगा, 1929 में। 1929 में ही ध्यान रखिए किसान व मजदूर सभा का आयोजन किया गया था। किसान व मजदूर सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों रोहतक में। किसकी अध्यक्षता में? तो अर्जुन लाल सेठी ने इसका आयोजन किया था। और अध्यक्ष इसके कौन हुआ करते थे? मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। क्लियर रखिए। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 1933। 1933 में प्यारे साथियों यमुनानगर में एक सरस्वती चीनी मिल बनी थी। यमुनानगर में जो सरस्वती चीनी मिल है, ये यमुनानगर में जो सरस्वती चीनी मिल है दोस्तों, ये 1933 में बनी थी। बड़ा बेहद शानदार क्वेश्चन है। यमुनानगर के अंदर दोस्तों सरस्वती चीनी मिल, यमुनानगर में सरस्वती चीनी मिल कब बनी थी? तो आप बताएंगे यमुनानगर में सरस्वती चीनी मिल 1933 में बनी थी।
1933 में इस प्यारे साथियों सर छोटू राम ने भाखड़ा बांध का कार्य स्टार्ट करवाया था। भाखड़ा बांध की नींव सर छोटू राम ने कब रखी थी, तो आप बताएंगे 1933 में रखी थी। इस सरस्वती चीनी मिल में बताया जाता है कि यह एशिया की बड़ी चीनी मिलों में इसकी गिनती होती है और यहाँ पर 8000 टन चीनी तक का उत्पादन प्रतिदिन हुआ है, ऐसा बताया जाता है। एशिया की बड़ी चीनी मिलों में गिनती होती है सरस्वती चीनी मिल की, और यहां पर दोस्तों ऐसे बताया जाता है कि यहां पर 8000 टन चीनी तक का उत्पादन इस चीनी मिल में हुआ है। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है 1938 में प्यारे साथियों भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, 1938 में भारत स्टार्च जो केमिकल लिमिटेड है ना, इस भारत स्टार्च केमिकल 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना होती है यमुनानगर के अंदर। दोस्तों स्टार्च क्या होता है, स्टार्च का यदि जिक्र किया जाए तो आपने पढ़ा होगा कैप्सूल का जो आवरण होता है, कैप्सूल का जो बाहर वाला पार्ट होता है, वो कैप्सूल का आवरण, वो कैप्सूल का बाहर वाला पार्ट, जिसका आवरण जो होता है ना कैप्सूल का बाहर वाला पार्ट, किससे बनता है, स्टार्च से। और स्टार्च बनाने के अंदर या ग्लूकोज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों मक्के का। और मक्का और स्टार्च, मक्का और जो स्टार्च है ना, मक्का और जो स्टार्च है वो किससे बनता है, अरे स्टार्च और ग्लूकोज है वो किससे बनते हैं, मक्के से। और मक्का दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पंचकुला में। हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्के का जिक्र किया जाए तो दोस्तों हरियाणा में सबसे ज्यादा मक्का पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। और मक्के का प्रयोग स्टार्च और ग्लूकोज बनाने में किया जाता है। और भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड का यदि जिक्र किया जाए तो भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड जो यमुनानगर में है और दोस्तों 1938 में बनी थी। उसके बाद में प्यारे साथियों अपने पास में नाम आता है 1952 का। 1952 में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में एक जगाधरी रेलवे वर्कशॉप बना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जगाधरी जो रेलवे वर्कशॉप है, ये दोस्तों जगाधरी रेलवे वर्कशॉप कब बना था, तो आप बताएंगे 1952 में। जगाधरी रेलवे वर्कशॉप है उत्तर भारत के अंदर रेलवे की 8 कार्यशाला है। उत्तर भारत के अंदर रेलवे की दोस्तों 8 कार्यशाला है और 8 कार्यशालाओं में उत्तर भारत के अंदर दोस्तों रेलवे की 8 कार्यशाला है और 8 कार्यशालाओं के अंदर एक अपने पास में पड़ता है जगाधरी, ठीक है। हरियाणा के अंदर रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर, हरियाणा में रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर कहां स्थापित किया गया है, तो रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर भी जगाधरी में स्थापित किया गया है। जगाधरी में जो रेलवे वर्कशॉप है, यहां पर कौन से ट्रेन के डब्बों की मरम्मत होती है, तो यहां पर दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस है ना, शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है उनके जो कोच हैं उनकी मरम्मत यहां पर होती है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी पर चली थी, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी पर चली थी, कब चली थी, 1989 में। जिनका जन्म कब हुआ था, 1889 में जिनका जन्म हुआ था। ये सारे पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा। किसी प्रकार का डाउट आपके मन में, आपके दिल में और आप में कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट आपके दिल और दिमाग में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सारे पॉइंटों को बड़ी बारीकी से हम क्लियर करते चलेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। अब अपने पास में नाम आता है 1969 का। 1969 में दोस्तों यमुनानगर के अंदर हरियाणा डिस्टिलरी लगाई गई थी। यमुनानगर डिस्टिलरी कब लगी थी, तो आप बता देना यमुनानगर में डिस्टिलरी की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी, ये क्लियर रखिएगा। और करनाल के अंदर केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, करनाल में केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कब बनाया गया था, तो प्यारे साथियों आप बता देना 1969 में ही बनाया गया था। उसके बाद नाम आता अपने पास में दोस्तों 1973 का। 1973 में यमुना गैस लिमिटेड की नींव रखी गई थी। यमुना जो गैस लिमिटेड है ना दोस्तों, यमुना गैस लिमिटेड की जो नींव रखी गई थी, यमुना गैस लिमिटेड की वो नींव कब रखी गई थी, तो आप बता देना 1973 में। यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की नींव रखी गई थी 1973 में। उसके बाद में प्यारे साथियों अपने पास में नाम आता है 1977 का। 1977 में पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर 1977 में पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना लगाई गई थी। 1977 में पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर
पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना लगाई गई थी। देखो कितना शानदार प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि 1977 पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना 1977 में पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर लगाई गई थी। अब ये जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो दोस्तों इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसकी उत्पादन क्षमता है वो 1600 मेगावाट है, 1600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ये दोस्तों कौन से देश की सहायता से लगी थी? तो आप बता देना जापान। और जापान की राजधानी क्या है प्यारे साथियों? तो आप बता देना टोक्यो। जापान के सहयोग से 1977 में, जापान के सहयोग से 1977 में पश्चिमी यमुना नहर, जापान के सहयोग से 1977 में पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना लगाई गई थी। और यह पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना जो यमुनानगर में लगी थी, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो जिसकी दोस्तों उत्पादन क्षमता का जिक्र करें तो जिसकी उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है 1985 का। 1985 में दोस्तों अपने पास में एक पर्यटन स्थल आता है जिसका नाम है ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल। ग्रे पेलिकन, यदि टूरिस्ट सपोर्ट का जिक्र किया जाए, ग्रे पेलिकन टूरिस्ट स्पॉट, यदि ग्रे पेलिकन टूरिस्ट पर्यटन स्थल का जिक्र किया जाए तो ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल 1985 में बना था। और ध्यान रखिएगा जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में हम बहुत जबरदस्त तरीके से एक पॉइंट पढ़ेंगे और उस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। अपने पास में दोस्तों एक कलेसर नेशनल पार्क पड़ता है, कलेसर नेशनल पार्क। आपको पता होगा कि हरियाणा में नेशनल पार्कों की संख्या 2 है। एक अपने पास में नेशनल पार्क है जिसका नाम है कलेसर नेशनल पार्क। हरियाणा में नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है? 2, जिसमें एक अपने पास में पड़ता है कलेसर नेशनल पार्क। और ये दोस्तों कलेसर नेशनल पार्क कब बना था? 2003 में बना था, 2003 में। कलेसर नेशनल पार्क जो यमुनानगर में है, कलेसर नेशनल पार्क जो 2003 में बना था, जो हरियाणा का बड़ा नेशनल पार्क है। हरियाणा में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में दोस्तों यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो आप बताएंगे कलेसर से ही प्रवेश करती है। और यमुना नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो आप बताएंगे कलेसर। और कलेसर नेशनल पार्क जो कब बना था? 2003 में बना था, 2003 में। ध्यान रखिएगा ये 2003 में बना था, 3 ही चीजों के लिए फेमस है। 2003 में बना था, 3 ही चीजों के लिए फेमस है, जिसमें नाम आता है लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण, लाल जंगली मुर्गे, लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और चीड़ के वृक्ष। लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और चीड़ के वृक्ष कौन से नेशनल पार्क में मिलते हैं? तो दोस्तों कलेसर नेशनल पार्क में। इस कलेसर नेशनल पार्क का जिक्र करें तो इसका नाम कलेसर किसके कारण पड़ा है? तो कालेसर महादेव मठ के कारण। कालेसर महादेव मठ पड़ता है यहाँ पर, कालेसर महादेव मंदिर पड़ता है। और उस कालेसर महादेव मंदिर के कारण ही इस नेशनल पार्क का नाम क्या पड़ा है? तो प्यारे दोस्तों आप बता देना, इस नेशनल पार्क का नाम कालेसर पड़ा है। लेकिन ये नेशनल पार्क जो पहले वन्य जीव अभ्यारण्य होता था, और कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? 2000 के अंदर, 2000 के अंदर कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। ठीक है दोस्तों, तो मैं मानता हूं कि बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। यदि फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों को जरूर पढ़ूंगा और जरूर रिप्लाई दूंगा। आप मेरे साथ में बने रहिए बस। उसके बाद में देखो साथियों, उसके बाद में हरियाणा के अंदर वनस्पति वन योजना, हरियाणा के अंदर दोस्तों वनस्पति वन योजना, हरियाणा में वनस्पति जो वन योजना है, हरियाणा में वनस्पति वन योजना जो नवंबर 2003 में चली थी, हरियाणा में वनस्पति वन योजना जो नवंबर 2003 में चली थी। इस वनस्पति वन योजना के तहत हरियाणा का पहला और सबसे बड़ा, हरियाणा का पहला और सबसे बड़ा, देखो सब बात बहुत अच्छी कर रहे हैं हम, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में वनस्पति वन योजना नवंबर 2003 में चली थी। और इसके तहत हरियाणा का पहला और सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क है ना,
हर्बल पार्क, इसके तहत जो हरियाणा का सबसे बड़ा और पहला जो हर्बल पार्क है वो यमुनानगर के अंदर बनाया गया था, जिसका नाम क्या है तो आप बताओगे दोस्तों, चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर में है, और यह चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क हरियाणा का सबसे बड़ा और पुराना हर्बल पार्क है, जो 110 एकड़ में फैला है। उसके बाद अपने पास में दोस्तों नाम आएगा 14 अप्रैल 2008 का। 14 अप्रैल 2008, 14 अप्रैल 2008 में यमुनानगर के अंदर दीनबंधु सर छोटू राम, यमुनानगर में दीनबंधु सर छोटू राम तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र बनाया गया था। तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र। भाई यमुनानगर के अंदर ना, यमुनानगर में प्यारे साथियों, यमुनानगर में 14 अप्रैल 2008 को दीनबंधु सर छोटूराम तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र बनाया गया था 2008 में। और दीनबंधु सर छोटूराम जो तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र है यमुनानगर में, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों, तो 600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। 600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। और इसको दोस्तों ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है तो आप बताएंगे, महानदी कोलफील्ड उड़ीसा, महानदी कोलफील्ड उड़ीसा से इसको ईंधन प्राप्त होता है। इसको ईंधन की प्राप्ति कहाँ से होती है तो आप बताएंगे, महानदी कोलफील्ड उड़ीसा से इसको ईंधन की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, दीनबंधु सर छोटूराम तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र यमुनानगर में है, 14 अप्रैल 2008 में बना था, उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। इसको ईंधन कहाँ से प्राप्त होता है, महानदी कोलफील्ड उड़ीसा से इसको ईंधन प्राप्त होता है। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये यमुनानगर का पार्ट 1 था। बहुत जल्द अगले ही दिन कल आपको पार्ट 2 भी मिलेगा, और आप मेरे साथ में बने रहना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे। बस अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मेरे साथ में बना के रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।